हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका एसएससी जीडी का 5 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है। 5 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी प्रश्न इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, पूछा गया था कि स्मृति मंधाना कौन से खेल से संबंधित हैं। तो स्मृति मंधाना जो है ना, ये क्रिकेट से संबंधित है। अगर हम स्मृति मंधाना की अगर मैं बात करूं, स्मृति मंधाना भारतीय महिला क्रिकेट टीम की एक शानदार बल्लेबाज हैं। वह बाएं हाथ की ओपनिंग बल्लेबाज हैं और अपनी आक्रामक शैली और बेहतरीन टाइमिंग के लिए जानी जाती हैं। स्मृति मंधाना का क्रिकेट करियर अगर हम लोग देखें, अंतर्राष्ट्रीय में इन्होंने वनडे में 10 अप्रैल 2013 बांग्लादेश के खिलाफ इन्होंने मैच खेला था। टी20 की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने टी20 में डेब्यू 5 अप्रैल 2013 बांग्लादेश के खिलाफ किया था। टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने टेस्ट में डेब्यू 13 अगस्त 2014 इंग्लैंड के खिलाफ किया था। उपलब्धियों की अगर मैं बात करूं, 2018 और 2022 में इन्हें आईसीसी महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर का पुरस्कार इन्होंने जीता था। भारतीय महिला टीम की ये उप कप्तान भी रह चुकी हैं। महिला प्रीमियर लीग में इन्होंने रॉयल चैलेंज बेंगलुरु आरसीबी की इन्होंने कप्तानी भी की है। कई अंतर्राष्ट्रीय लीग्स में ये खेल चुकी हैं और द हेडेड और WVVL ऑस्ट्रेलिया की पहली विग वेस्ट लीग भी इन्होंने खेली है। खेलने की शैली की अगर मैं बात करूं तो आक्रामक बल्लेबाजी और बेहतरीन कवर ड्राइव इनकी खासियत है। पारी की अच्छी शुरुआत देने में माहिर है। स्मृति मंधाना भारतीय महिला क्रिकेट की सबसे सफल बल्लेबाजों में से एक है। उन्होंने देश के लिए कई यादगार पारियां खेली हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत में वर्तमान के शिक्षा मंत्री कौन है। तो भारत में वर्तमान के शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। राष्ट्रपति की अगर मैं बात करूं तो वर्तमान भारत के राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति जगदीप धनखड़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। मुख्य न्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, राजीव कुमार। एक होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त और एक होता है निर्वाचन आयुक्त। तो निर्वाचन आयुक्त कौन है, ज्ञानेश कुमार और सुखवंत सिंह सिद्धू। अगर मैं सशस्त्र बलों के प्रमुख की बात करूं तो सशस्त्र बलों में देखिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान है, ये आपको ध्यान रखना है, सीडीएस। थल सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी। वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह। नौसेना प्रमुख कौन है, एडमिरल डी कुमार त्रिपाठी। प्रमुख आयोगों और संस्थाओं के अध्यक्ष की अगर मैं बात करूं, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, सुमन करवेरी। भारतीय दूरसंचार विनिमय प्राधिकरण AI के अध्यक्ष कौन है, अनिल कुमार लाहौटी। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। सो गाइस, अगला प्रश्न पूछा गया था कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इस बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, जो इस सभा के अस्थायी अध्यक्षी प्रोटेम बनाए गए थे। बाद में 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। एक प्रश्न पूछा गया था गाइस कि शुंग वंश का संस्थापक कौन था। तो मेरे प्यारे बच्चों, शुंग वंश का संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। उसने मौर्य वंश के अंतिम शासक वृहदत्त मौर्य की हत्या करके लगभग 185 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना की थी। पुष्यमित्र शुंग ने लगभग 36 वर्षों 185 से 149 ईसा पूर्व तक शासन किया। उसके बाद उसका पुत्र अग्निमित्र शुंग गद्दी पर बैठा। एक प्रश्न पूछा गया था, यामिनी कृष्णमूर्ति कौन से नृत्य से संबंधित है। तो यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से है। यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्य शैलियों से संबंधित है। वे भारत की प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना थी और उन्होंने इन नृत्य रूपों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिनमें पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण शामिल हैं। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न पूछा गया था, नंदी पुरस्कार कौन सा राज्य देता है। देखिए, नंदी पुरस्कार आंध्र प्रदेश देता है।
नंदी पुरस्कार आंध्र प्रदेश द्वारा दिया जाता है। यह पुरस्कार तेलुगु सिनेमा, थिएटर और टेलीविजन के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वालों को सम्मानित करने के लिए प्रदान किया जाता है। नंदी पुरस्कार विभिन्न श्रेणियों में दिए जाते हैं, जैसे कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक आदि। नंदी का अर्थ तेलुगु में बैल होता है, जो आंध्र प्रदेश की संस्कृति और विरासत का प्रतीक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वर्ल्ड एथलेटिक्स में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय का नाम क्या था? वर्ल्ड एथलेटिक्स में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय थे नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा की अगर मैं बात करूं तो नीरज चोपड़ा वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट हैं। उन्होंने 2023 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप बुडापेस्ट, हंगरी में भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। इससे पहले नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा था, जो ओलंपिक में एथलेटिक्स में भारत का पहला स्वर्ण पदक था। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, रोहिंग्या मुस्लिम भारत के कौन से देश में आते? देखिए, रोहिंग्या मुस्लिम जो है ना, ये म्यांमार से आते हैं। रोहिंग्या मुस्लिम मूल रूप से म्यांमार बर्मा के रहने वाले, वे मुख्य रूप से म्यांमार के रखाइन अरकान राज्य में बसते थे, लेकिन दशकों से उन्हें नागरिकता बुनियादी अधिकारों सुरक्षा से वंचित रखा गया। म्यांमार सरकार ने उन्हें अपना नागरिक नहीं मानती और उन्हें बांग्लादेश से आए अवैध प्रवासी मानती है। म्यांमार में हिंसा और उत्पीड़न के कारण लाखों रोहिंग्या शरणार्थियों के रूप में बांग्लादेश, भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया, पाकिस्तान और अन्य देशों में शरण लेने को मजबूर हुए। भारत में भी कई रोहिंग्या शरणार्थी जम्मू कश्मीर, दिल्ली, राजस्थान और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में रह रहे हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, यूपीएससी कौन से अनुच्छेद से संबंधित है? तो यूपीएससी अनुच्छेद 312 से संबंधित है। यूपीएससी को हम क्या कहते हैं? संघ लोक सेवा आयोग। भारत के संविधान के अनुच्छेद 315 से संबंधित है। बस इसमें 312 दिया गया है। अनुच्छेद 315 के तहत संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी और राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है, जो सार्वजनिक सेवाओं में भर्ती, नियुक्ति और सेवा शर्तों से संबंधित मामलों को नियंत्रित करते हैं। इस अनुच्छेद में इन आयोगों की संरचना, कार्य और दायित्वों को परिभाषित किया गया है। इसके अलावा अनुच्छेद 316 से 323 तक अन्य विवरणों में आयोग के कार्य, अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के चयन, कार्यकाल और आयोग द्वारा रिपोर्टिंग से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया था, उत्तर पूर्व भारत के लिए संविधान में कौन से बदलाव किए गए हैं? देखिए, 53वें संविधान संशोधन अधिनियम 1986 के माध्यम से अनुच्छेद 371 छा जोड़कर असम को राज्य का दर्जा दिया गया है। तो अनुच्छेद 371 और 371A 371 तक इन अनुच्छेदों के तहत उत्तर पूर्व के विभिन्न राज्यों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। जैसे कि अनुच्छेद 371 में क्या आ जाता है? यह महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और अन्य राज्यों के लिए विशेष व्यवस्थाएं प्रदान करता है। अनुच्छेद 371A में क्या है? नागालैंड के लिए विशेष प्रावधान है, जिसमें नागा समुदाय की सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई स्वतंत्रता की रक्षा की गई है। अनुच्छेद 371B में क्या है? असम में आदिवासी समुदायों के लिए विशेष व्यवस्थाएं प्रदान करना। अनुच्छेद 371C में क्या है? मणिपुर के लिए विशेष प्रावधान। अनुच्छेद 371D और 371E में क्या है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में विशेष प्रावधान। अनुच्छेद 371F में क्या? सिक्किम के लिए विशेष प्रावधान। अनुच्छेद 371G में क्या है? मिजोरम में विशेष प्रावधान, जिसमें मिजो समुदाय की सांस्कृतिक और धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा की गई है। अनुच्छेद 371H में क्या है? अरुणाचल प्रदेश के लिए विशेष प्रावधान। अनुच्छेद 371J कर्नाटका के लिए विशेष प्रावधान, जिसमें कर्नाटका में पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए उपायों का वर्णन है। अनुच्छेद 244 और 244A वर्ष 1960 के संशोधन इन अनुच्छेदों के तहत विशेष रूप से आदिवासी क्षेत्रों और आदिवासी क्षेत्रों के लिए कानून बनाए गए हैं। इस क्षेत्र में केंद्र और राज्य सरकारों को कानून बनाने का विशेष अधिकार है। पीडीएफ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगला प्रश्न क्या है? कौन सा शास्त्रीय नृत्य एकल नृत्य अर्थात जिसमें केवल एक ही व्यक्ति नृत्य करता है वो है मोहिनी अट्टम। कथक की अगर मैं बात करूं तो कथक नृत्य और भरतनाट्यम दोनों ही शास्त्रीय नृत्य रूपों में एकल नृत्य की परंपरा है, लेकिन भरतनाट्यम एक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य शैली है जिसमें आमतौर पर एकल नृत्य किया जाता है। भरतनाट्यम विशेष रूप से एकल प्रस्तुति के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें एक नर्तकी या नर्तक पूरे मंच पर अपनी कला का प्रदर्शन करता है। इस नृत्य में नृत्यांगनाओं द्वारा भाव, गति और मुद्रा के माध्यम से कथा का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा कथक भी एकल नृत्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन यह भी समूह नृत्य के रूप में किया जाता है। दोनों नृत्य शैलियाँ भारतीय शास्त्रीय नृत्य की समृद्ध परंपरा को दर्शाती हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया था कि संविधान के भाग 3 में क्या है?
संविधान के भाग 3 में स्वतंत्रता, समानता और न्याय के अधिकार हैं। संविधान का भाग 3 मूल अधिकार से, फंडामेंटल राइट से संबंधित है। यह भारतीय नागरिकों को कुछ बुनियादी अधिकार प्रदान करता है जो उनके जीवन, स्वतंत्रता और समानता की रक्षा करते हैं। भाग 3 में कुल 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं जो निम्नलिखित हैं। अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा, इसमें राज्य के अधिकार और कार्य क्षेत्र की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 13 में क्या है? कानूनी प्रावधानों का शब्दानिक होना। यह किसी भी कानून के शब्दानिक होने के आधार पर चर्चा करता है यदि वह संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। मौलिक अधिकारों में शामिल प्रमुख अधिकार कौन कौन से? अनुच्छेद 14 में क्या है? समानता का अधिकार, यह सभी नागरिकों को समान उपचार व अवसर देने की बात करता है। अनुच्छेद 15 में क्या है? भेदभाव का निषेध, यह नागरिकों के खिलाफ किसी भी प्रकार के भेदभाव को प्रतिबंधित करता है जैसे धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर। अनुच्छेद 16 में क्या है? सार्वजनिक सेवा में समान अवसर, यह सार्वजनिक सेवाओं में नियुक्ति के संबंध में समान अवसरों की गारंटी देता है। अनुच्छेद 17 में क्या है? अछूत प्रथा का उन्मूलन, यह अनुसूचित जातियों, दलितों के खिलाफ भेदभाव को समाप्त करता है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का उन्मूलन, यह किसी भी प्रकार की उपाधियों या सम्मान को समाप्त करता है जैसे राजा या नवाब। अनुच्छेद 19 में क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें बोलने, लिखने, सभा करने, संघ बनाने, यात्रा करने और पेशे का चयन करने की स्वतंत्रता शामिल है। अनुच्छेद 20 में क्या है? दंड, प्रक्रिया और सुरक्षा, ये अपराधों से संबंधित सुरक्षा प्रदान करता है जैसे दंडनीय अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं हो सकती। अनुच्छेद 21 में क्या है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, यह जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को सुरक्षा प्रदान करता है। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी और निरोध के संबंध में अधिकार, यह गिरफ्तारी और निरोध की स्थिति में नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। हरित क्रांति से देखिए 2 प्रश्न पूछे गए थे आज के पेपर में। हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? वर्ष 1960 के दशक में, जब भारत में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए आधुनिक कृषि तकनीकों का प्रयोग किया जाता था। इसका मुख्य उद्देश्य खाद्यान्न की कमी को दूर करना, कृषि उत्पादन वृद्धि करना और भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाना था। अच्छा, हरित क्रांति के जनक कौन थे? डॉक्टर एस.एम. स्वामीनाथन। वे भारतीय कृषि वैज्ञानिक थे और उन्होंने हरित क्रांति के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने उच्च उपज वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों, सिंचाई तकनीकी और मशीनीकरण का उपयोग बढ़ाया जिसमें भारत में गेहूं, चावल, अन्य कृषि उत्पादों की उपज में भारी वृद्धि हुई। डॉक्टर स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने भारतीय कृषि में नई तकनीकियों और अनुशासन के माध्यम में कृषि उत्पादन को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ठीक है, तो कैसा लगा आप लोगों को आज का ये वीडियो? अगर आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। इसकी PDF आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। अगर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया जरूर ज्वाइन करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।